हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के जीएसटी हेल्पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो कि 3 सितंबर को एक जीएसटी की तरफ से एडवाइजरी आई थी आईएमएस पे इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को लेके। उसके बारे में डीपली इस वीडियो सेशन में बात करेंगे, तो कृपया अंत तक बने रहें और एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने का प्रयास करूँगा, आपके क्वेरी को रिजॉल्व करने का प्रयास करूँगा। जो ये नई इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आने वाली है, जो कि दिस फैसिलिटी शैल बी अवेलेबल टू द टैक्स पेयर फ्रॉम द 1 अक्टूबर, जो कि 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो जाएगी। क्या है ये आईएमएस नया, क्या आने वाला है, तो उस फैसिलिटी के बारे में बात करूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा अच्छे से। तो चलिए इस वीडियो सेशन में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही अब जो न्यू अपडेट्स पोर्टल पे आते हैं उसके बारे में वीडियो बनाता हूं और आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं कि अच्छे से समझ में आए। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है ये आईएमएस। दिस will also facilitate taxpayer the matching of the records invoice by issued by their suppliers, available the correct input tax, and shall allow the recipient taxpayer to either accept or reject invoice or keep the pending in the system which they can be availed later। ठीक है, तो चलिए बात कर रहे हैं करते हैं इस वीडियो में कि क्या है ये इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। तो दिस फैसिलिटी शैल बी अवेलेबल इन टैक्स पेयर 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स जीएसटी पोर्टल। तो ये पोर्टल पे 1 अक्टूबर 2024 से अप्लीकेबल कर दिया जाएगा। तो ये जो नया डैशबोर्ड ऐसे कुछ दिखेगा मेरी, हम जब डैशबोर्ड पे जाएंगे, रिटर्न्स में जाएंगे, तो एक आईएमएस डैशबोर्ड भी उसमें अलग से दिखाई पड़ेगा। ऐसा कुछ रहेगा कि आपको उसमें जब क्लिक करेंगे आईएमएस डैशबोर्ड पे, तो इस तरीके का कुछ गेटवे बन के है कि हम जो परचेज करेंगे उन सब की इनवॉइस बन के आएगी, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग, स्टेट। तो उसके बारे में चलिए समझाता हूँ क्या है ये एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग। तो सबसे पहले ये जो डिटेल है, दिस चैट फंक्शनलिटी वुड बी मेजर इनहेंस द आईटीसी इकोसिस्टम जीएसटी। नाउ ओनली द एक्सेप्टेड इनवॉइस बाय द रिसिपिएंट वुड बी बिकेम पार्ट ऑफ द जीएसटीआर टू बी as their eligible ITC. Therefore, IMS will provide the taxpayer an opportunity to review the genuineness and authenticity of the received invoice. Once the supplier saved in any invoice GSTR 1 IFF 1A at the same invoice would be reflected IMS dashboard of the recipient, a sample screenshot of the provided below। ठीक है, तो ये वो जैसे वन फाइल किया। अब तक क्या होता था कि हम आपको जैसे समझते हैं एक ग्राफ के थ्रू कि हमने जीएसटीआर 1 फाइल किया, ठीक है, इसमें अपनी लायबिलिटी में डिक्लेयर करी, ठीक है, और ये 14 को हमारी जो 2B जनरेट होती है उसके थ्रू मेरी आईटीसी उसमें अवेल हो गई, ठीक, जो कि सीधे जो 1 की लायबिलिटी होती है वो 3B में ऑटो पॉपुलेट होती है, तो आप लोगों को पता ही है, और 2B की भी जो आईटीसी होती है वो ऑटो पॉपुलेट 3B में हो जाती है। ये सिंपल सा फंडा था, ठीक है। बीच में एक जीएसटीआर 1A आ गया कि अमेंड करने का, तो वो भी मैं वीडियो बना के रखा हूँ, पोर्टल पे जाके देख सकते हैं। और जीएसटीआर 1 अब तक एक सिंपल सा था कि हमने 1 अपना रिटर्न फाइल किया और 3B सीधे उस ऑटो पॉपुलेट हो गई लायबिलिटी, और 2B 14 को जनरेट हुई और उसकी जो आईटीसी थी वो ऑटो पॉपुलेट होकर 3B में आ गई। बीच का जो डिफरेंस अमाउंट था वो हमने 3B के थ्रू टैक्स पे कर दिया। तो ये था अब तक सीधा सा फंडा एक रिटर्न फाइल करने का। लेकिन अब एक नई फंक्शनलिटी इनबिल्ड कर दी जाएगी 1 अक्टूबर 2024 से, जो कि मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल रहेगी, ठीक है। ये आपको बता दो कि ये मैंडेटरी नहीं रहेगी, नहीं आपको ये काम करना ही करना है, नहीं, ये आपके लिए ऑप्शनल रहेगा। जैसा कि ये है, द इनवॉइस रिफ्लेक्ट आईएमएस डैशबोर्ड एज शोन द पिक्चर अबव, द रिसिपिएंट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ठीक है, इनवॉइस आप एक्सेप्ट, रिजेक्ट एन इनवॉइस और कैन सिंपली कीप द पेंडिंग इन द सिस्टम। ठीक है, आप 3 ऑप्शन यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड पेंडिंग। एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, पेंडिंग कर सकते हैं। These action can be taken from the time of saving records GSTR 1 IFF 1A by the supplier। जब सामने वाली पार्टी GSTR 1 फाइल कर देती है, ठीक
ठीक है। उसके बाद ये फंक्शनैलिटी इनबिल्ड होगी आपके, जब 1 अक्टूबर से अप्लीकेबल हो जाएगा तो जब वो सामने वाला रिटर्न फाइल करेगा, जैसे वो अपना रिटर्न फाइल करेगा 1, आपके IMS डैशबोर्ड में वो पिंग करने लगेगी, ठीक है। टिल द रिसिपिएंट टैक्सपेयर फाइल हिच हर करस्पॉन्डिंग 3B, लेकिन वो भी है कि आप 3B फाइल करने के पहले ये फंक्शनैलिटी यूज कर पाएंगे। मतलब आप सामने वाले सप्लायर ने 1 फाइल किया, आपने 3B नहीं फाइल किया अपना, उसके पहले एक फंक्शनैलिटी का यूज आप कर सकते हैं। इफ रिसिपिएंट डज नॉट टेक एनी एक्शन ऑन इनवॉइस इन IMS देन इट विल बी डीम्ड एक्सेप्टेड, ठीक है। ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं, देखिए आपको डीम्ड एक्सेप्टेड है। अगर फंक्शनैलिटी इनबिल्ड हुई, आपने उसका कोई यूज नहीं किया, आपने ना तो एक्सेप्ट किया, ना तो रिजेक्ट किया, ना तो पेंडिंग डाला, ठीक, तो वो ऑटो एंड विल मूव जेस्टर टू बी एज एन एक्सेप्टेड इनवॉइस। मतलब ये सारी इनवॉइसें एज एक्सेप्टेड मान ली जाएंगे कि आपके द्वारा आपकी सहमति दे दी गई है अपने आपसे, आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो इसका मतलब आपकी सहमति उसमें है। ये मैंडेटरी नहीं है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। In case the supplier amends the details of the saved invoice in GSTR1 before filling the GSTR1, in such case amend invoice will replace the original invoice in IMS irrespective of action taken by the recipient on the original invoice। अगर सप्लायर जो है उसने अपनी GSTR1 फाइल करके उसके बाद 1A के थ्रू अमेंड कर ली, तो वो डिटेल आपको इसमें दिखाई पड़ेगी और आप यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे तो 2B में चली जाएगी, आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो भी 2B में चली जाएगी, ठीक। इन केस सप्लायर हैज अमेंड एनी इनवॉइस फिल्ड GSTR1 थ्रू GSTR1 and the same will also flow the IMS, however ITC corresponding to the same will flow in GSTR2B of the recipient। इन केस सप्लायर ने कोई अमेंड कर दिया GSTR1 के थ्रू, तो ये ITC 2B में ITC corresponding same will flow to be the recipient generated for the subsequent month only, ठीक है। जिस मंथ में उन्होंने अमेंड किया वो उसी में दिख जाएगी। The invoice which would be kept pending can be availed the taxpayer at any future point of the time, but not later than the limit prescribed by section 16(4) of CGST Act 2017। अगर आपने कोई इनवॉइस पेंडिंग में डाल दी, जैसे ये ऑप्शन आया, आपने उसको पेंडिंग सेलेक्ट कर दिया, ठीक। अब वो इनवॉइस को आपको जब एक्सेप्ट करना है, आपको जब सेव करना है, तो वो सेक्शन 16(4) की टाइम लिमिट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार पेंडिंग में डाल दिया तो पता चला कि 18 मंथ पूरे भी हो गए, उसके बाद आप नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, वो आपके लिए लेस हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। अगर आप टाइम लिमिट के बाहर करते हैं, ठीक, आपको टाइम लिमिट के अंदर ही पेंडिंग इनवॉइसों को रिज्यूम कर लेना है। All the invoices records reported and saved by supplier taxpayer in their GSTR1 or IFF or GSTR1 will be available in IMS dashboard of the recipient taxpayer। मैंने आपको अभी समझाया था कि जो भी वो अमेंडमेंट करेगा वो आपके IMS डैशबोर्ड में दिख जाएगी। पांचवें पॉइंट की बात करें तो फर्दर द एट द टाइम जनरेशन टू बी ओनली द फिल्ड इनवॉइस रिकॉर्ड्स बाय द सप्लायर विल बी कंसीडर्ड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ ITC। Based on the current cut off dates and action taken by the recipient, a draft 2B will be made available or to the recipient 14th of the subsequent month as currently being generated, ठीक है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि 2B में जो ITC जनरेट होती है 2B की, वो 14 को जनरेट होती है। However, ये जैसे आ गया पांचवा पॉइंट, ठीक है। However, the recipient will be free to take action accept or keep pending even the after generation 2B till the filling GSTR 3B। जैसा आपको मैंने बताया था कि जो ये एक्शन आपको करना है 3B के पहले ही सारे एक्शन एक्सेप्ट रिजेक्ट पेंडिंग जो भी करना है वो आपको यूज कर लेना है IMS डैशबोर्ड का। If recipient taxpayer have taken an action on the any invoice after 14th of the month, then would be required to recompute their 2B, however they will not able to take any action after filling GSTR 3 for the same month। It may be noted that till GSTR 3 filled by the taxpayer, GSTR 2B subsequent month will not generated। अगर आपने क्या किया कि वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है,
जैसा कि ये लिखा है, इफ द रिसिपिएंट टैक्सपेयर हैव टेकन एन एक्शन और एनी इनवॉइस 14 ऑफ द मंथ देन ही वुड बी रिक्वायर्ड टू रिकम्प्यूट। तो आपको क्या करना है कि जैसे आपने कोई एक्शन लिया लेकिन टू बी जनरेट हो चुकी थी तब तक आपकी 14 के पहले, ये ऑप्शन आपको यूज करना है, ठीक है। तो आपको उस केस में क्या करना है कि आपको ये ऑप्शन यहाँ दिख रहा होगा कंप्यूट करने का। आपको कंप्यूट करना पड़ेगा आपकी टोटल क्या इनपुट टू बी में जनरेट फिर से होगी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द एक्शन टेकन बाय द टैक्सपेयर इनवॉइस रिकॉर्ड्स कैन बी कैटेगराइज मेंशन बिलो, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरी की हमको निकल के आ रही है। नो एक्शन टेकन मतलब एक तो हमने क्या किया कि IMS डैशबोर्ड में हमने कुछ नहीं किया, हमने कहा ये मेरे कोई काम का नहीं, तो बस सीधी सी बात है वो वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो नो एक्शन टेकन, दीज आर इनवॉइस रिकॉर्ड्स एट द एक्शन टेकन, these are invoice records where no action has been taken by the recipient. These will be treated as deemed accepted at the time of GSTR to be generation, ठीक। तो तरीके वो मान ली जाएगी कि आपकी सहमति है। और सेकंड पे क्या है, एक्सेप्टेड, देयर आर एक्सेप्टेड रिकॉर्ड्स विल बी पार्ट ऑफ द टू बी जनरेशन। आपने एक्सेप्ट कर लिया, टू बी में दिख गया, डीम्ड एक्सेप्ट किया, वो भी दिख गया, रिजेक्ट कर दिया, दीज रिकॉर्ड्स विल नॉट बी कंसिडर्ड इन टू बी जनरेशन। आपने रिजेक्ट कर दिया इनवॉइस तो उसकी जो लायबिलिटी है, उसकी जो ITC वो नहीं दिखेगी टू बी में आपके। और आपने पेंडिंग कर दिया तो भी नहीं दिखेगी, लेकिन हाँ वो पेंडिंग को आप फ्यूचर में देखिए, दिस रिकॉर्ड विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी जनरेशन फॉर द मंथ, सेम विल बी कैरी फॉरवर्ड IMS इटसेल्फ फर्दर एक्शन टू सब्सिक्वेंट। मतलब आपकी जो ये ITC रहेगी वो अगले मंथ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। The functionality is a facilitation for the taxpayer will not be add any compliance burden of the taxpayer। ये देखिए आपको सीधे क्लियर किया गया है कि ये कोई आपके ऊपर बर्डन नहीं डाला गया कि आपकी नहीं लायबिलिटी ही है, आपको करना नहीं, आपको नहीं करना है। आप अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप मत करिए, ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है आपकी सुविधा के अनुसार। सेम एज ये QRMP के लिए भी है कि आप अपना M1 मंथ में कर सकते हैं, M2 मंथ में कर सकते हैं, जिसमें आपकी टू बी जब जनरेट होगी तो वो आप एक्शन टेकन ले सकते हैं। फ्लो ऑफ IMS, ऑल द आउटवर्ड सप्लाई रिपोर्टेड रजिस्टर 1 IFF 1A सेल पॉपुलेट टू IMS रिसिपिएंट फॉर टेकिंग एक्शन, ठीक है। आपको 3 एक्शन यूज करने हैं, एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड पेंडिंग। एक तो डीम्ड एक्सेप्टेड, अगर आप नहीं यूज करेंगे तो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। उसके बाद की पॉइंट्स क्या हैं इसके, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि डीम्ड एक्सेप्टेड एट द टाइम ऑफ द GSTR टू बी जनरेशन ए रिकॉर्ड विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड एक्सेप्टेड, ठीक है। इट इज मैंडेटरी टू रिकम्प्यूट GSTR टू बी फॉर IMS डैशबोर्ड इन केस एनी चेंजेस एक्शन। तो आपको पहले ही बताया, अगर आपने कोई एक्शन लिया तो आपको फिर से अपनी लायबिलिटी वो कंप्यूट ऑप्शन को टिक करना है, कंप्यूट करनी है। आपकी ITC घटी या एजिटी जो आई थी वो रह गई, ठीक। थर्ड ऑप्शन जो है, फॉलोइंग सप्लाईज विल नॉट बी IMS। कुछ सप्लाई ऐसे होंगी जो सीधे 3B में आपके जनरेट पॉपुलेट होंगी, वो आपके RCM में दिखाई नहीं पड़ेंगी, वो आपके IMS में दिखाई नहीं पड़ेंगी। इनवर्ड RCM सप्लाई वेयर द सप्लाई हैज रिपोर्टेड टेबल 4B, जो आपको पता भी होगा। सप्लाईज वेयर ITC नॉट एलिजिबल, जो कि 16.4 में बार्ड है, तो ये दोनों सीधे आपके 3B में पॉपुलेट होगी। रिकॉर्ड्स will flow to IMS dashboard at the time of saving the record. Suppliers in respective form the recipient can take action such records IMS. However, the such records will be populated in GSTR 2B after filling the return GSTR 1 and GSTR 1 by the supplier. All the accepted, deemed accepted reject record will not move out the IMS dashboard after filling the 3B. तो ये तो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि अगर आपने 3B फाइल किया तो इसका आप यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पेंडिंग रिकॉर्ड्स विल बी रिमेन द IMS डैशबोर्ड, दिस रिकॉर्ड कैन एक्सेप्ट इन द फ्यूचर मंथ्स। आप इसको जो पेंडिंग में रखते हो वो फ्यूचर में भी आप पेंडिंग एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं, मतलब वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, ठीक है। इट इज मैंडेटरी टू टेक एक्शन ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ द फाइल रिस्पेक्टिव GSTR 3B बिफोर टेकिंग एक्शन ऑन अमेंड रिकॉर्ड। अमेंड थ्रू GSTR 1 GSTR 1A
when the original and amended records belong to different GSTR to be written period. If the board record belong to same periods to be only amended record will be considered. अगर जैसे किसी ने क्या किया, वन में कुछ और सेल दिखाई, उसका वन ए से उसको अमेंड किया और दोनों दिख जाती है आपके, ठीक है, उसने बाय डिफॉल्ट गलती से दोनों दिख जाती है। तो जो आपने इफ द बोर्ड रिकॉर्ड बिलोंग टू सेम पीरियड टू बी ओनली अमेंड रिकॉर्ड, मतलब जो लास्ट का अमेंड रिकॉर्ड रहेगा वही कैलकुलेट आईटीसी किया जाएगा। तो इसमें आपको द लायबिलिटी, अच्छा जो 10वां पॉइंट दिया गया है, ठीक है, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ कि लायबिलिटी ऑफ द सप्लायर विल बी इंक्रीज्ड in GSTR 3B for the subsequent tax period for the invoice records which have been rejected by the recipient IMS for the following transaction। अगर IMS के थ्रू आपने कोई इनवॉइस को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, आपने क्या किया कि कोई आपको दिखाई पड़ी गेटवे में और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक, तो जो सप्लायर आपका रहेगा उसकी लायबिलिटी उसके 3B में बढ़ा दी जाएगी। तो वो किस किस केस में, ओनली क्रेडिट नोट रिजेक्टेड बाय द रिसिपिएंट, कोई क्रेडिट नोट दिखाई पड़ा आपने रिजेक्ट कर दिया, जैसा कि आप लोगों को ये गेट पे दिख रहा होगा यहाँ पे एज इट इज, जैसे ऑल अदर आईटीसी के सेक्शन में B2B इनवॉइसेस, B2B इनवॉइसेस अमेंडमेंट, B2B डेबिट नोट, B2B डेबिट नोट अमेंडमेंट, B2B क्रेडिट नोट अमेंडमेंट्स, ठीक है, 9(5), ठीक है। तो ये आपके जो लायबिलिटी रहेगी वो बढ़ा दी जाएगी अगर आपने रिजेक्ट कर दिया, आपका क्रेडिट नोट कोई आया आपने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, आपकी, तो उन सामने वाले सप्लायर की लायबिलिटी बढ़ा दी जाएगी। अपवार्ड अमेंडमेंट ऑफ द क्रेडिट नोट रिजेक्टेड बाय द रिसिपिएंट रिस्पेक्टिव ऑफ द एक्शन टेकन बाय रिसिपिएंट ऑन द ओरिजिनल क्रेडिट नोट, अगर सामने वाले रिसिपिएंट ने कोई अमेंडमेंट पे भी क्रेडिट नोट रहा होगा तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया, तो सामने वाले जो सप्लायर रहेगा उसके ऊपर लायबिलिटी थोप दी जाएगी कि भैया आप 3B के थ्रू लायबिलिटी जो सामने वाले रिजेक्ट कर दी वो नहीं लेना चाह रहा, तो आप उसकी लायबिलिटी पे करेंगे। आपने तो क्रेडिट नोट करके अपनी लायबिलिटी लेस कर ली थी, लेकिन अब बढ़ गई है, आप पेमेंट करिए इसको। डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ द क्रेडिट नोट रिजेक्टेड बाय द रिसिपिएंट इफ ओरिजिनल क्रेडिट नोट वाज रिजेक्टेड बाय हिम, ठीक। तो ये कुछ की पॉइंट्स भी थे इसके, जिसके बारे में हमने आपको समझाया और आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई आपकी क्वेरी या कन्फ्यूजन रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपके क्वेरी को रिजॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ, और भी जो एडवाइजरी आएंगे आप नए वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।